बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम अपना लेक्चर पढ़ने लगे हैं दैट इज़ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर सरफेस के ऊपर टेंशन over the surface, टेंशन ओवर द सरफेस। इसका क्या मतलब है? टेंशन ओवर द सरफेस। सरफेस टेंशन का मतलब है कि सरफेस के ऊपर जो टेंशन होगी ना, टेंशन मीन शक्ति, किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो टेंशन होगी दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फॉर एग्जांपल, if you have a container in which water is filled, तो आप लोग क्या देखोगे कि इसकी ये जो अपर पानी की सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाएगी जिसको हम कहते हैं दैट लेयर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। दैट लेयर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब ये लेयर बनती क्यों है, इस चीज को हम देख लेते हैं क्यों बनती है। अगर लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके हम दो सरफेसेस कंसीडर, दो पार्टिकल कंसीडर करते हैं, एक इंटरनली और एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये हाफ पार्टिकल। अब क्या होगा, पास्कल लॉ के मुताबिक जो इंटरनल पार्टिकल है इसके ऊपर हर तरफ से जो प्रेशर इंजर्ट होगा वो बराबर होगा। जबकि इस वाले पार्टिकल में क्या होगा, इस वाले पार्टिकल में एक इधर से फोर्स खींचेगी इसको इस तरफ, इस वाली इस तरफ, इस वाली इस तरफ, लेकिन ये जो ऊपर वाली फोर्स है दैट इज मिसिंग, विच इज एटमॉस्फेरिक फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि इस जगह पे एक फोर्स ने इधर खींचा, एक फोर्स ने इधर खींचा, इसको नीचे खींचा, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स मिसिंग है, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल होगा लिक्विड का वो कुछ इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेगा। ठीक हो गया। और ये जो इस तरह की शक्ल अख्तियार की है, अब यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड surface tension। That force is called surface tension। ठीक है। अब हमारे पास सरफेस टेंशन की तो समझ लग गई कि सरफेस टेंशन ये होती है, ठीक है, कि जो सरफेस वाले पार्टिकल होते हैं इसके मतलब एक फोर्स का कंपोनेंट मिसिंग होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल हैं वो थोड़े से मतलब उसकी शक्ल जो है वो डिफॉर्म हो जाती है, वो लोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर जन्म लेती है या पैदा होती है। वो फोर्स उस फोर्स को हमने नाम दिया था सरफेस टेंशन का। अब आप मुझे ये बताओ कि इसको आपने ऑब्जर्व किया होगा सरफेस टेंशन को रियल लाइफ में, मतलब आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात वाटर की सरफेस होती है, उसके ऊपर कोई हशरात जैसे जस्ट लाइक मॉस्किटोज होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है, वो जो जिस वजह से वो उसके ऊपर होते हैं, दैट वजह इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन की वजह से वो
उसके ऊपर होते हैं। अब सरफेस टेंशन बेसिकली, अब इसको प्रैक्टिकली ऐसे सपोज करो कि जैसे वाटर की लेयर है ना, तो वाटर की लेयर के ऊपर आप एक जाली नुमा कोई स्ट्रक्चर फैला दो, जाली जाली वाला कपड़ा फैला दो, तो वो जाली की जो पतली सी लेयर होगी, दैट लेयर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब वाटर जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ उठना चाहेगा, वाटर ऊपर की तरफ उठना चाहेगा, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ क्यों उठना चाह रहा होता है? बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन फोर्स। वाटर ऐसे ऊपर की तरफ, आपने अक्सर नॉर्मल देखा होगा कि वाटर ऐसे ऊपर की तरफ उठना चाह रहा होता है, और ऊपर से क्या फोर्स लग रही होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स लग रही होती है, जो कि इन दोनों का जो कि बैलेंस होता है, इन दोनों का जो कि बैलेंस होता है, तो उस वजह से वाटर की लेयर उधर ही रहती है। अदरवाइज ये कि अगर ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो तो वो पार्टिकल को अलहदा करके, डिटैच करके ऊपर ले जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, हम उसको वाटर वेपर या वाटर पार्टिकल का नाम दे देते हैं। लेकिन जब तक वो विद इन द सरफेस ऑफ लिक्विड रहता है तो हम उसको नाम देते हैं सरफेस टेंशन का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम मतलब इसको देखते हैं इधर, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, हम थोड़ा सा बुक से कंसल्ट करते हैं कि सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी इफेक्ट, ठीक है। कहता है इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट a drop of blood form a hump on a horizontal glass, or drop of mercury form a near perfect sphere and can be rolled just like a steel ball over a smooth surface. Water droplet from rain or dew। अच्छा जी, सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। द पुलिंग फोर्स दैट कॉज दिस टेंशन एक्ट पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ पे देखें, ये जो फोर्स थी ये हमारे पास यहाँ पे पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस जो हमारे पास ये जो फोर्स बनी है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। The pulling force that cause this tension act parallel to the surface and due to the attractive forces between the molecules of the liquid, ठीक है। तो इस वजह से सरफेस टेंशन बनती है। समझ लगी बात की? ये देखें, ये मैंने आपको दिखा दी है, तो ये ऊपर वाली मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, तो इधर इधर खींचेंगे जिसकी वजह से इसके ऊपर वो फोर्स लगती है। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि ये जो सरफेस फोर्स थी, ये जो सरफेस फोर्स थी, ये वाली जो सरफेस फोर्स थी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी? लेंथ के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? लेंथ के। मसलन के जितना ज्यादा, मतलब अगर मेरे पास एक ये कंटेनर है तो उसकी ये सरफेस की दैट इज लेंथ, ये जितनी ज्यादा होती जाएगी उतनी ही ज्यादा ये फोर्स बढ़ती जाएगी। तो इस पे ये जो कांस्टेंट है किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सिग्मा एस के ऊपर, सिग्मा एस इंटू एल। सिग्मा एस क्या है? दैट इज सरफेस टेंशन ऑफ द फोर्स। तो अब यहां से हम देख लेते हैं कि सिग्मा एस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन ओवर मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन ओवर मीटर। अब वो कहता है कि ये एक पर्टिकुलर केस हम कंसिडर करते हैं। कहता है कि एक ये आपके पास वायर थी, इसके दरमियान में आपने एक सोप फिल्म डेवलप की। जस्ट लाइक आप बाज़ ऐसे दो हाथों को ऐसे लहदा करें तो दरमियान में एक सोप की वो एक ट्रांसपेरेंट फिल्म बनती होगी, आपने शायद इसको ऑब्जर्व किया हो। तो वो इसने सपोज किया हुआ है कि यहाँ पे उसने बनाई हुई है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक इसकी जो लेंथ थी दैट इज x, और यहां से यहां तक जो इसकी विड्थ थी दैट इज b। अब हमने देखना है कि सरफेस टेंशन कितनी जगहों पे एक्ट कर रही है इस चीज के अंदर। सरफेस टेंशन कितनी जगहों पे एक्ट कर रही है? यहां पे ये रॉड था, तो सरफेस टेंशन कहां पे होती है? जहां पे सरफेस डेवलप होती है, यानी कि जहां पे आपका एक लिक्विड
या एक आपका फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के साथ इन टच में आता है, तो इसकी एक तो यहाँ पे इस वाली सरफेस में ये वाली फिल्म हवा के साथ टच में, और फिर बैक साइड पे ये यहाँ पे टच में है। तो इसका मतलब ये कितनी इसकी लेंथ हो गई 2b। तो ये जो लेंथ है इसको अगर मैं 2b पुट करूंगा तो मेरे पास सिग्मा एस इस केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए क्या बनेगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू 2b के। ठीक हो गया, सिग्मा एस इज इक्वल टू 2b के। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ लग गया होगा। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब अगर मेरे पास ये चीज है, अब अगर मेरे पास ये चीज है न्यूटन मीटर, यही है ना जी सिग्मा एस। अगर मैं करूं कि इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, ऊपर भी मीटर से एंड नीचे भी मीटर से, तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, जूल ओवर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वर्क ओवर एरिया। तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा एस मल्टीप्लाई बाई एरिया, सिग्मा एस मल्टीप्लाई बाई एरिया। इसका फिजिकली क्या मतलब हुआ, फिजिकली मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन जो है वो रेशो किसकी है, वर्क पर यूनिट एरिया, वर्क पर यूनिट एरिया के एक एरिया के अंदर आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें नहीं, सॉरी, उस लिक्विड को एक यूनिट, जैसे वो वाटर की लेयर है ना, वाटर की लेयर के अंदर एक टेंशन जनरेट हुई, दैट टेंशन वो क्यों जनरेट हुई, क्योंकि अपर से जो फोर्स थी वो मिसिंग थी, उस वजह से पार्टिकल ऐसे इलोंगेट हुआ, जिसकी वजह से हर पार्टिकल दूसरे के साथ एक फंस गया। बाय द वे, इस फोर्स का नाम क्या है जो पार्टिकल के दरमियान होती है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। और लिक्विड पार्टिकल की सॉलिड के साथ जो इंटरेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एडहेजन। वो क्या होती है, एडहेसिव फोर्सेस। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आपके पास सरफेस टेंशन है ना, एक सरफेस टेंशन है, यानी कि पानी की लेयर के ऊपर एक लेयर है, उसकी सख्ती कितनी है, उसकी सख्ती को तोड़ने के लिए, यानी कि फर्ज करो उस लेयर के अंदर आपने कोई पार्टिकल ड्रॉप करना है, तो उस पार्टिकल को कितना वर्क पर यूनिट एरिया पे करना पड़ेगा उसके अंदर जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मसलन आप एक मॉस्किटो को लेते हो, मॉस्किटो का वेट या मॉस्किटो का जो वर्क है पर यूनिट एरिया के ऊपर वो कम है सरफेस टेंशन से, तो इसका मतलब वो उसके ऊपर तैरता जाता है। ठीक है, अगर ऊपर वाले का वर्क ज्यादा होगा तो वो इजीली उसके अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो आई होप कि ये फिगर भी आपको क्लियर होगी और ये रिलेशन भी आपको क्लियर हो गया। अब देखें, ये जो हमारे पास दैट वर्क किसके बराबर आ गया, सिग्मा डेल्टा ए के। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इसको देख लीजिएगा, ये सारी वही चीजें उसने थ्योरी में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो सरफेस टेंशन बेसिकली सरफेस के ऊपर जो टेंशन बनती है। अच्छा जी, अब यहां पे वो ये कहता है कि, यहां पे मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा देता हूं कि if we have two sphere, if we have two sphere, दो spherical balls हैं, one droplet for air and one droplet for oil. This is for air droplet and this is for oil. हाँ जी, ऑयल को मैंने डबल क्यों बनाया, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी लेयर की जो थिकनेस है वो इट शुड हैव सम टी, इसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी। तो इस वजह से
इसकी कोई ना कोई थिकनेस यहां पे आ गई, ठीक है, इसकी इस वजह से इसकी कोई थिकनेस आ गई। अब इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शनल लूं तो इसका अगर हम देखें कि अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, और ये बाउंड्री ऑफ एयर पार्टिकल है, तो इसके कितने इंटरफेस हुए? 1 एयर का सरफेस के साथ, एयर का बाउंड्री के साथ, तो इसकी सरफेस टेंशन कितनी हुई? 1। इसमें क्या होगा, इसमें अंदर एयर बबल के अंदर एयर है, एक इंटरफेस अंदर की तरफ बन रहा है, इंटरेक्शन ऑफ एयर विद सो फिल्म और सिमिलरली आउटसाइडर पे। तो यहां पे सरफेस टेंशन कितनी होगी? यहां पे सरफेस टेंशन दो जगहों पे, 2 स्पॉट्स पे, दो जगहों पे एक्ट कर रही है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। इधर कितनी जगहों पे कर रही है? जस्ट 1 साइड पे, क्योंकि अंदर भी एयर इनटू सोप है, सॉरी जो अंदर एयर है और बाहर भी एयर है, तो दोनों सूरतों में एक ही ये एक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब अंदर एयर है ना और बाहर भी एयर है, तो उसकी हमने एक एयर ड्रॉपलेट को कंसिडर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारे पास जो इसकी बाउंड्री थिकनेस है ना वो ना होने के बराबर है, तो इसलिए हम इसकी जो सरफेस थिकनेस है वो 1 यूनिट ही कंसिडर करेंगे। अब दोनों का लिया जी क्रॉस सेक्शनल, दोनों का क्या लिया? यहां से क्रॉस सेक्शनल ले लिया, दोनों का क्या ले लिया? क्रॉस सेक्शनल। तो क्या होगा, एक अंदर that is for air and that is for oil film, oil soap या soap film। अब क्या होगा कि एक अंदर प्रेशर होगा that is P1 एंड एक बाहर प्रेशर होगा that is P2। अब जब तक ये अंदर वाला प्रेशर इस बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा नहीं होगा ना, तो ये मॉलिक्यूल इनलार्ज होता जाता है, ये पार्टिकल जो सर्कल होता है ये पार्टिकल इनलार्ज हो जाता है, और जब ये अंदर वाला प्रेशर इसकी सरफेस टेंशन से ज्यादा हो जाता है तो ये पार्टिकल क्या हो जाता है? ब्रस्ट कर जाता है। जस्ट लाइक अगर आपके पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर आप हवा भर रहे हो, तो जब तक उसकी अंदर वाली हवा बाहर वाली हवा से कम रहती है तो वो पार्टिकल छोटा होता है, और जैसे जैसे वो अंदर वाला प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो पार्टिकल का जो गुब्बारे का साइज है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और एक खास स्टेज पे जब अंदर वाला प्रेशर उस गुब्बारे की सकत से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो ब्रस्ट कर जाता है आपका पास। सो सिमिलरली आपका एक पार्टिकल, आपने देखा होगा कि बाज का जो बारिश होती है, बारिश में बहुत बड़े बड़े कतरे आ रहे होते हैं, बाज का छोटे कतरे आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो एक पार्टिकल का जो सर्कल बनना होता है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है? ये अंदर वाले प्रेशर और बाहर वाले प्रेशर डिफरेंस पे ये चीज डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब देखें मैं आपको इसका हम वो जो बेसिकली इन दो एग्जांपल में हम क्या चीजें कैलकुलेट करने लगे हैं? हम ये कैलकुलेट करने लगे हैं कि एक पार्टिकल का साइज कितना बड़ा होगा जब हम P2 माइनस P1 कैलकुलेट कर लेंगे। जब प्रेशर डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा तो क्या होगा? ये जितना डिफरेंस कम होता जाएगा हत्ता कि 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल हो गया, ठीक है। तो उस प्लेस पे ये ब्रस्ट कर जाएगा। जब तक अंदर वाला प्रेशर कम है तो उस टाइम पे ये अपना सर्कल जो है वो बरकरार रखेगा, ठीक हो गया। अब देखें बाहर क्या लग रही है? सरफेस टेंशन, और अंदर क्या लग रहा है? दैट इज प्रेशर। चलें जी, ऑयल फिल्म के लिए हम निकाल लेते हैं, दोनों ने बैलेंस करना है एक दूसरे को। सरफेस टेंशन हमारे पास किसके बराबर थी? सिग्मा एस, सॉरी सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स बराबर किसके है? प्रेशर फोर्स के, ठीक है। तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई
लेंथ कितनी हुई इसकी 2πr इज इक्वल टू, अब प्रेशर फोर्स इनटू इंटरनल एरिया, ये परपेंडिकुलर एरिया होता तो ये πr² आ गया। समझ लगी? देखें क्या हो रहा है इसके अंदर, यहां पे जो इंटरनल फोर्स थी, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के जब तक बराबर है तो वो अपना क्या कहते हैं, जो उसका सर्कल है वो अपनी स्फेरिकल शेप बरकरार रखेगा। तो हमारे पास इंटरनली क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नली क्या लग रहा है हमारे पास है, हमारे पास है सरफेस टेंशन फोर्स लग रही है। ठीक है, तो दोनों ने आपस में बैलेंस किया, तो सरफेस टेंशन जो फोर्स थी उसके लिए 2πr, क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर लग रहा है, पूरे के पूरे सर्कल के ऊपर लग रहा है। और प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है? प्रेशर हर तरफ लग रहा है। तो जो हम एक सिंगल पॉइंट के प्रेशर की बात करते हैं तो वो पर यूनिट एरिया यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स के बराबर होता है। मसलन अगर ये मेरे पास सर्कल था ना, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही थी, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय इसका एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या बन गया? πr²। ठीक है, यहाँ पे ये सेक्शन के लिए मैंने हाफ कंसिडर किया हो, वैसे वो फुल एरिया है। तो यहां से हमारे पास क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स, ये देखें इधर, तो यहां पे हमारे पास ये इस चीज के बराबर आ गई, तो डेल्टा पी किसके बराबर आ गया? डेल्टा पी ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट के अंदर है, πr² इंटू ड्रॉपलेट। ठीक है, पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा एस डिवाइडेड बाई r। ठीक है, समझ लगी? ड्रॉपलेट। अब बबल में क्या है, बबल जो सोप का बबल है उसमें दो लग रही थी सरफेस टेंशन, तो इसलिए सिग्मा एस मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट लेंथ हो गया मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे देखें, एक बाहर की तरफ थी, एक अंदर की तरफ थी, इस वजह से वो लेंथ कितनी लग गई, यानी कि सर्कमफेरेंस के बाहर भी और अंदर भी 2 इस वजह से आ गया। तो πr² इंटू डेल्टा पी बबल, डेल्टा पी का मतलब है कि बबल के अंदर और बाहर जो प्रेशर डिफरेंस लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया कि यहाँ पे दैट इज, जब अंदर की बात करेंगे तो ये वुड बी इक्वल टू डेल्टा पी होगा। ठीक है, जो डिफरेंस हमारे पास लग रहा होगा। तो हमने जब इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास ये आ गया 4 सिग्मा एस डिवाइडेड बाई r। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन प्रेशर आ गया हमारे पास। इसका फिजिकल मतलब ये है कि जैसे जैसे जब रेडियस छोटा है तो डेल्टा पी का डिफरेंस बहुत बड़ा है, जैसे जैसे वो डेल्टा पी का डिफरेंस बड़ा कैसे है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, इंटरनल कम है, तो इस वजह से उनका डिफरेंस जो है, अब आप देखो ना, इसको जरा ऐसे समझो कि अगर फर्ज करो एक्सटर्नल प्रेशर था आपके पास 10 और इंटरनल था आपके पास पी नॉट, वो था फर्ज करो 2 था, तो डेल्टा पी बहुत ज्यादा था, 8 था। जब ये ज्यादा था तो रेडियस उसका छोटा था। ठीक है, और डेल्टा पी ज्यादा था तो रेडियस क्या था आपके पास? छोटा था। अब फर्ज करें इंटरनल प्रेशर अब बढ़ाना शुरू कर दिया, तो इंटरनल प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपका रेडियस क्या होगा? इनलार्ज होना शुरू हो गया। तो फर्ज करें अगर वो 10 था और बाद में 2 बढ़ के 8 पे चला गया, तो डेल्टा पी कितना रह गया? 2। डेल्टा पी जितना कम होगा उसका क्या मतलब है कि रेडियस आपका बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा चलें जी आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये सरफेस फोर्स अगर हमने इसका निकालना है वर्क, तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला पीछे? सिग्मा एस इंटू डेल्टा ए। तो अगर डेल्टा ए क्या था? दैट इज स्फेरिकल का एरिया, उसका एरिया, एक स्फेरिकल बॉल, मतलब अगर हमने इसका एरिया निकाला ना पहले इस स्फेरिकल बॉल का, तो अब क्या होगा? अब हमने इसका क्या निकालना है? इसका एरिया 4πr²। ठीक है, 4πr²। ये कौन सा एरिया है? पूरे के पूरे सर्कल स्फीयर का एरिया है। ठीक है, उसके अंदर जो वर्क फोर्स लग रही है, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसके बराबर आ गया। ठीक है,
बाकी ये जो फार्मूला है ये वर्क इनटू एक्सपेंशन की बात कर रहा है। ये वो वर्क है, देखें ये वो वर्क है सरफेस के ऊपर, ये वो वर्क है जो हमें चाहिए उस मतलब उस पार्टिकल के अंदर। अगर मैंने मजीद को मास ऐड करना है ना तो उस